पहले थोड़ी सी एक जनरल जैसे डिस्कशन है कि जिस तरह से कोऑर्डिनेशन जैसे होती है, दो किस्म की होती है कोऑर्डिनेशन। एक कोऑर्डिनेशन होती है जैसे एक कोऑर्डिनेशन होती है जिसे हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो नर्वस सिस्टम के जरिए होती है। और दूसरी कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल्स के जरिए होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल्स के जरिए होती है। और वो केमिकल्स कौन से होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं हार्मोन्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल्स के जरिए, केमिकल्स जो हार्मोन्स हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के जरिए होती है। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन के जरिए सिग्नल और कमांड्स जो है वो उनकी जो ट्रांसमिशन होती है, वो ट्रांसमिशन पहले इलेक्ट्रो होती है, बाद में वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एसटीबी बुक के अंदर थोड़ा बहुत आपने यकीनन पढ़ा होगा। तो पहले ये जो कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रो होती है और बाद में ये जो ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रो होती है और बाद में जैसे ये केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। केमिकल कौन से होते हैं? जैसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन होती है तो उसके थोड़े से कंपोनेंट्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन क्यों होती है, कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है। जिस तरह से हम जिस इन्वायरमेंट, चाहे हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। इन्वायरमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज, उसमें चेंजेस या तब्दीलियां आती रहती हैं। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम का या नर्वस कोऑर्डिनेशन का ये एक काम होना चाहिए कि कौन सी चेंजेस आ रही है, उन चेंजेस को डिटेक्ट करना है। चेंजेस को डिटेक्ट करके किसको भेजना है? एक कंट्रोल सेंटर तक भेजना है। क्योंकि वहां पे एक सेट पॉइंट है, वहां पे कुछ ऐसी जो है नॉर्मल जो लाइक लेवल्स होती हैं बॉडी के हवाले से, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, या कुछ केमिकल्स की जो वैल्यूज हो, वो उनके लिए एक सेट पॉइंट होती है। अगर कोई उसमें से कोई चीज कम या ज्यादा हो गई है तो वही चेंज होती है जो एनवायरनमेंट से अकॉर्डिंगली जो चेंज होती है। चेंज को डिटेक्ट होना चाहिए। चेंज को डिटेक्ट करने के लिए जो एक सेंसेशन सेंसरी इनपुट होना चाहिए। सेंसरी इनपुट जब कंट्रोल सेंटर तक जाएगा तो वहां पे एक जैसे इंटीग्रेशन एनालिसिस होगी। एनालिसिस होने के बाद एक एप्रोप्राइट, अगर कोई चीजें बढ़ी हुई हैं उनको वापस कम करके नॉर्मल लेवल तक ले आना, या कोई चीज कम हो गई है उसको इंक्रीज करके नॉर्मल लेवल तक ले आना, ये बॉडी का कोई ना कोई रिस्पांस होगा। तो कोऑर्डिनेशन हमेशा इस सेंस में इस तरह से होती है। तो एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है कि जैसे एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेंसरी इनपुट होनी चाहिए। सेंसरी इनपुट किस तरह से? नर्व सेल कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में भी जैसे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, एज वेल एज द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी। तो उसे हम कहेंगे सेंसरी इनपुट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जैसे इस इलस्ट्रेशन के अंदर जैसे आईज भी मौजूद हैं, तो ये आईज जो है ये एक सेंसरी इनपुट दे रहे हैं। सेंसरी इनपुट किसको देंगे? जाहिर है ये ब्रेन को देंगे जो कंट्रोल सेंटर है बॉडी का। और इसमें क्या होगी? इसमें होगी इंटीग्रेशन। ब्रेन के अंदर इंटीग्रेशन होगी। क्यों इंटीग्रेशन होगी? ऑलरेडी उसमें एक ब्रेन के अंदर एक वैल्यूज मौजूद है, एक सेट पॉइंट मौजूद है, एक नॉर्मल पॉइंट मौजूद है, नॉर्मल कंडीशन मौजूद है। सेंसरी इनपुट जो इस वजह से आई है, ये चेंज इन एनवायरनमेंट थी। चेंज इन एनवायरनमेंट थी तो अब इंटीग्रेशन इसकी होगी कि नर्व सेल रिसीव सेंसरी इनपुट, एनालाइज इट एंड मेक डिसीजन अबाउट द एप्रोप्रिएट रिस्पांस टू मेक। अब ये चेंज आई थी, अगर कोई चीज जो है कम हो गई है, ज्यादा हो गई है, जो कुछ भी चेंज है, जब इस लाइक कंट्रोल सेंटर में आएगी तो ये एनालाइज करेगी कि क्या हुआ है, आइदर चीजें कम हुई है, ज्यादा हुई हैं, कौन सी जैसे सेंसरी इंफॉर्मेशन है, उसको एनालाइज करके एक अप्रोप्रिएट डिसीजन करेंगे, कमांड देंगे, ऑर्डर देंगे। देन वो मोटर आउटपुट कहलाएगी। उससे हम कहेंगे मोटर आउटपुट। एक जैसे सेंसरी आउट इनपुट होती है और दूसरा होता है मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट का मतलब होता है कि ये रेस्पॉन्स के लिए जैसे कमांड या ऑर्डर देंगे। तो nerve cell carry instruction that result from integration by impulses sent to the various organs, effector organs that include muscles and glands। effector organs जो muscles या glands हो सकते हैं, तो उनको जो है कमांड देंगे और एक अप्रोप्राइट कमांड की वजह से एक जैसे ऐसा रिस्पांस प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से जो ये चेंज आई थी ना, अब वो चेंज जो है
नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो कई ऐसे एग्जाम्पल हम जैसे रेगुलर क्लासेस में भी देते हैं, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये किस तरह की मैकेनिज्म है, किस तरह की मैकेनिज्म है। जैसे सेंसरी इनपुट, अगर कोई हम डेंजर देखते हैं, कोई खतरा देखते हैं, हमारी आईज से सेंसरी इनपुट वो कहाँ जाती है, ब्रेन के अंदर जाती है। तो ब्रेन के अंदर हमें फिक्स्ड पॉइंट मौजूद है, सेट पॉइंट मौजूद है कि अगर ऐसी ये डेंजरस चीज है तो मीन्स हम उसको कैसे अवॉइड करें, क्या करना चाहिए। तो फौरन इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन होने के बाद जैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के जरिए इंटीग्रेशन हुई, और उसके बाद जैसे मोटर आउटपुट है तो हम कोई ना कोई रेस्पॉन्स देंगे। जैसे ये मसल है, इफेक्टर ऑर्गन दैट इज अ मसल, इस मसल के जरिए जैसे रनिंग भी है, भागना भी है, एस्केप भी होना है या टर्न होना, जो कुछ भी है, तो जो भी इनपुट देखा था उसके अकॉर्डिंगली एक नॉर्मल जैसे रिस्पांस जो होगा वो मोटर आउटपुट कहलाएगा। तो एक है सेंसरी रिसेप्टर्स है जो यकीनन जैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कंट्रोल सेंटर में भेजते हैं, और जो इफेक्टर्स होते हैं ये रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। इफेक्टर्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलस स्टिमुलाई दैट इज द चेंज इन एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में चेंज आती है उसको डिटेक्ट करते हैं, और इसको डिटेक्ट करने के बाद किस तरफ भेजते हैं, इसको भेजते हैं जैसे कंट्रोल सेंटर की तरफ। इसको कंट्रोल सेंटर की तरफ भेजते हैं। कंट्रोल सेंटर बॉडी का क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड है। वहां से कंट्रोल सेंटर में एक एप्रोप्राइट इंस्ट्रक्शंस जो एप्रोप्राइट कमांड्स या सिग्नल्स, एप्रोप्राइट कमांड्स और सिग्नल्स जो होंगे, एप्रोप्राइट जो वो एक कोई ना कोई एक सुटेबल एक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। बहरहाल ये ऐसी चीजें यकीनन हमारे काफी सारे बुक्स में भी मौजूद है। तो कोऑर्डिनेशन तकरीबन इस ये कंपोनेंट्स होते हैं, इस तरह से जो है कोऑर्डिनेशन होती है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होगी ये सब जो है न्यूरॉन के जरिए होगी। अगर जैसे हम देखें इसमें कौन से न्यूरॉन इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे सेंसरी इनपुट आती है तो ये सेंसरी न्यूरॉन होगा, इसमें जो इन्वॉल्व होगा न्यूरॉन उसका नेम होगा सेंसरी न्यूरॉन। इसी तरह से जो ये लाइक कोऑर्डिनेशन जो ये जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेटर की मीनिंग है कि एक तरफ से सेंसरी इनपुट ले रहा है और कमांड भी दे रहा है, ये कंट्रोल सेंटर है। इंटीग्रेशन एनालिसिस होगी तो यहाँ पे जो है इंटर न्यूरॉन होते हैं, यहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में इंटर न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। इसी तरह से ये जो कमांड ब्रेन से कमांड या ऑर्डर लेके इफेक्टर्स तक जा रहे हैं, ये मोटर न्यूरॉन है। ये काम जो होगा मोटर न्यूरॉन्स का होगा, मोटर न्यूरॉन्स का होगा। तो इसमें अगेन देखें कि हमेशा जैसे ये ऐसी कोऑर्डिनेशन है तो उसमें सब में न्यूरॉन्स ही इन्वॉल्व हैं। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें न्यूरॉन्स ही इन्वॉल्व है। कौन सी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आखिरकार न्यूरॉन है क्या, किस तरह से ये सारी कोऑर्डिनेशन में इसका रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक तरफ से सेंसरी इनपुट भी देता है, इंटीग्रेशन भी कर रहा है, और इसी तरह से जो एप्रोप्राइट कमांड या ऑर्डर भी इफेक्टर ऑर्गन्स तक जा रहे हैं। तो ये बिकॉज ऑफ न्यूरॉन की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन को देखेंगे कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का बना हुआ है, और इसमें किस तरह से कमांड्स या ऑर्डर्स जैसे या इंफॉर्मेशन है, इंटीग्रेशन है, या ऑर्डर्स किस तरह से जाते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज न्यूरॉन। तो ये थोड़ी सी हमारी एसटीबी बुक की पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ी सी जस्ट रीडिंग टाइप की थोड़ी सी डिस्कशन है जो अभी हमने डिस्कस की। उसके बाद हम न्यूरॉन की हेडिंग की तरफ आते हैं। एसटीबी के अंदर वो एनटीबी के पॉइंट है, सॉरी 59-56 पेज पे एनटीबी की पॉइंट्स हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्राइजेज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन हमेशा जैसे अभी हमने डिस्कस किया न्यूरॉन के जरिए होगी, और इनका फंक्शन क्या है, इज टू डिटेक्ट एंड रिसीव स्टिमुलाई। जैसे आपने देखा जो रिसेप्टर जैसे आईज थी उन्होंने डिटेक्ट किया, रिसीव किया स्टिमुलाई को फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स, एंड सेंसरी ऑर्गन से उन्होंने जैसे ये वो इंफॉर्मेशन जैसे रिसीव करते हैं तो उसे हम जैसे हम कहेंगे जैसे ये रोल होगा यकीनन सेंसरी न्यूरॉन, एंड इंटीग्रेट देम टू डिटरमाइन द मोड ऑफ रिस्पांस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी उस सेंसरी इनपुट को इंटीग्रेट करके अब एक एप्रोप्राइट कमांड या ऑर्डर या सिग्नल देना है, वो किसका काम होगा, मोटर न्यूरॉन का। और मोटर इंटर न्यूरॉन का, और इंटर न्यूरॉन आगे क्या करेंगे,
commands for an appropriate response that are transmitted to the other organ. अदर ऑर्गन्स की तरफ जो मैसेज या कमांड या ऑर्डर जाएगा वो यकीनन मोटर न्यूरॉन के जरिए जाएगा। यही जैसे एक कोऑर्डिनेशन है जिसकी इलस्ट्रेशन आपने जैसे थोड़ी देर पहले देखी थी ना, वही सेम इलस्ट्रेशन, यही सेम इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर जैसे आपने देखा कि सेंसरी ऑर्गन से इनपुट आती है, कंट्रोल सेंटर में जाती है, कंट्रोल सेंटर के बाद यहाँ से डिसीजन होगा, एक इंटीग्रेशन एनालिसिस के बाद जो मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर्स तक जाएगी और इफेक्टर्स प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। ऐसा लाइक जैसे फ्लो चार्ट आपने मेनी टाइम्स पढ़ा है कि स्टिमुलाई क्या होते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, आगे मैसेज या कमांड या ऑर्डर कमांड इंफॉर्मेशन देते हैं कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर में क्या होता है, इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन होने के बाद एक एप्रोप्राइट सिग्नल और कमांड जैसे मोटर न्यूरॉन के जरिए जाएगा यकीनन इफेक्टर्स तक और इफेक्टर्स प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है जो हमने मेनी टाइम पढ़ा है, आप स्टूडेंट्स को मालूम होगा यकीनन। ऐसा फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट है जैसे कोई भी स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स का आगे काम ये होगा कि इंफॉर्मेशन जो आगे कंट्रोल सेंटर को देते हैं, कंट्रोल सेंटर को देते हैं और कंट्रोल सेंटर में एक इंटीग्रेशन एनालिसिस होने के बाद एप्रोप्राइट कमांड्स या ऑर्डर्स जो होते हैं वो जाते हैं इफेक्टर्स की तरफ जाते हैं, कमांड्स या ऑर्डर्स इफेक्टर्स की तरफ जाते हैं और इफेक्टर्स जो है दे प्रोड्यूस रिस्पांस, इफेक्टर्स से ही रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में आफ्टर इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस एप्रोप्राइट कमांड्स होंगे, इफेक्टर्स की तरफ जाएंगे और इफेक्टर्स प्रोड्यूस रिस्पांस। ये ऐसा फ्लो चार्ट हम मेनी टाइम जैसे हमने पढ़ा हुआ है जैसे रेगुलर क्लासेस में, वही सेम ये इलस्ट्रेशन है और वो पहली पैरा है वो सेम वही उसकी बात हो रही है, ठीक है, वो सेम उसकी बात हो रही है। जिस तरह से ये जो एनटीबी में 59-60 पेज पे ये सेम है। तो ओवरऑल जैसे हम देखें कि होता क्या है, ओवरऑल जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन बेसिक स्टेप्स हैं। कौन से? एक है रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, नंबर 2 प्रोसेसिंग और एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस और प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, जैसे आपको पता है कि कंट्रोल सेंटर में होती है। नंबर 3 जो है रिस्पांस टू स्टिमुलस, रिस्पांस कौन प्रोड्यूस करेगा, रिस्पांस यकीनन जो इफेक्टर ऑर्गन्स होंगे वो रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरह से ये जो कोऑर्डिनेशन होती है उसका मकसद यही होता है कोऑर्डिनेशन का, एक रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस होती है चेंज इन एनवायरनमेंट, बिकॉज एनवायरनमेंट कभी भी एक जैसा नहीं होता है, एनवायरनमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज। नंबर 2 प्रोसेसिंग और एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो चेंज वाली इंफॉर्मेशन आई है उसकी प्रोसेसिंग करना, बिकॉज वहाँ पे एक सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट है तो अब क्या होना चाहिए, एक डिसीजन जो होना चाहिए, राइट डिसीजन, करेक्ट डिसीजन जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हो या सेट पॉइंट के करीब हो, तो ऐसा ही डिसीजन जैसे एक फार्मुलेट करना और देन एक जाहिर है बॉडी के अंदर इफेक्टर ऑर्गन्स होंगे यकीनन उस चेंज के हवाले से रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेशन होती है और इनमें किसका रोल होता है, इनका रोल होता है यकीनन जैसे न्यूरॉन का होता है सबके अंदर, जैसे ये सारी चीजें नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स के जरिए होगी, नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स के जरिए होगी। तो सबसे पहले अब हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि न्यूरॉन होता क्या है। न्यूरॉन सिंपली इट इज कॉल्ड नर्व सेल, न्यूरॉन को हम नर्व सेल कहते हैं। जैसे ये नर्व सेल है तो उसके कंपोनेंट्स जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक होता है सेल बॉडी जिससे साइटोन या सोमा कहते हैं, दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसे डेंड्राइट्स कहते हैं और तीसरे कंपोनेंट्स को हम एक्सॉन कहते हैं। जैसे ये सोमा, साइटोन और जैसे आप देखें कि सोमा, साइटोन और सेल बॉडी है और ये जो है छोटे फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं ये डेंड्राइट्स हैं, दूसरा कंपोनेंट डेंड्राइट्स कहलाएंगे और तीसरा कंपोनेंट जैसे ये लॉन्ग फाइबर आपको नजर आ रहा है, ये लॉन्ग फाइबर जो होता है ये से हम कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। तो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी टिपिकल एक न्यूरॉन के। नंबर 1 इज द सोमा जिसे साइटोन भी कहते हैं, सेल बॉडी भी कहते हैं। नंबर 2 कंपोनेंट इज द डेंड्राइट एंड नंबर 3 कंपोनेंट इज द एक्सॉन। तो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो सोमा पार्ट है, सोमा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट,
सोमा पार्ट के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनील्स होते हैं टिपिकल, और न्यूक्लियस होता है। ये सारी चीजें जो है इस सोमा के अंदर मौजूद हैं। ये न्यूक्लियस जैसे मौजूद है, और इसके अंदर ये डॉट डॉट सी नजर आ रही हैं, ये निजल्स सब्सटेंसेस और निजल्स ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं, जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम होते हैं, और उसे कहते हैं निजल्स सब्सटेंस। निजल एक पर्सन का नेम था, जिस वजह से ये निजल सब्सटेंसेस आए। और इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन भी है, दूसरे सारे ऑर्गेनील्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसे हम कहेंगे ये साइटोन और सेल बॉडी और सोमा। इसके बाद इसमें एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को हम कहते हैं, जैसे ये देखेंगे सारे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशंस हैं, छोटे छोटे फाइबर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं। वेरी थिन स्मॉल फाइबर्स, ब्रांच्ड फाइबर्स हैं। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन है, जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं। वर्ड डेंड्रो लफ्ज की मीनिंग ही होती है ट्री। जैसे ये ट्री लाइक, जैसे इनको आपको छोटे छोटे फाइबर्स नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन होती है, जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये रिसीविंग एंड है। रिसीविंग एंड की मीनिंग होती है सिग्नल और इम्पल्स जो होंगे या सेंसरी इनपुट को रिसीव करने का काम इन डेंड्राइट्स का होगा। ये डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल और इम्पल्सेस या इंफॉर्मेशन होंगे, उसको रिसीव करना, ये इनका काम होता है। ठीक है, ये ब्रांच होते हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं, कंडक्ट इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी। जो भी इंफॉर्मेशन ये रिसीविंग एंड कहलाते हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करके किस तरफ ले आते हैं, टुवर्ड्स सोमा और साइटोन और सेल बॉडी की तरफ ले आएंगे। सोमा, साइटोन और सेल बॉडी की तरफ आएंगे। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग फाइबर है, लॉन्ग फाइबर है, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। जैसे आप देखें ये लॉन्ग फाइबर आपको बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये एक्सॉन है। ये एक्सॉन कहाँ से अराइज होता है, एक पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इससे हम कहते हैं एक्सॉन हिलाक कहते हैं। इस एक्सॉन हिलाक में से एक फाइबर जहाँ से अराइज होता है, और इस फाइबर का नेम है एक्सॉन। इस फाइबर का नेम है एक्सॉन। दिस फाइबर इज कॉल्ड एक्सॉन, लॉन्ग फाइबर है। और उसके बाद जैसे आखिर में देखेंगे कि इसकी जो ब्रांचेस बन जाती हैं, जिससे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स भी कहलाती हैं, और उनकी जो एंड्स होते हैं, खास तौर पे ये एंड्स होते हैं थोड़े से वाइड और स्वेलिंग जैसे एंड्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम अलग एक बनाए कि ये जैसे ये एक एंड है, तो इसे हम कहेंगे सिनेप्टिक नॉब। दिस इज कॉल्ड ए सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब है। और इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर जो है, सिनेप्टिक नॉब के अंदर वेजिकल्स होती हैं। सिनेप्टिक नॉब के अंदर वेजिकल्स होती हैं। वेजिकल कहते हैं सैक या बैग को कहते हैं, इसके अंदर वेजिकल्स हैं। सिनेप्टिक नॉब के अंदर वेजिकल्स हैं, और इन वेजिकल्स के अंदर एक केमिकल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वेजिकल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिफरेंट टाइप की केमिकल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जरूरी होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर था एसिटाइलकोलिन। तो इसी तरह से ये जितने भी सिनेप्टिक जो नॉब्स हैं, इन सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर इस तरह की अरेंजमेंट होती है। तो जैसे हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से भी थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, तो आपने देखा कि शुरू में जो मैसेज होता है, वो शुरू में मैसेज होता है इलेक्ट्रो होता है। ये सारा मैसेज जो इलेक्ट्रो होता है, और ये फाइनली जब एंड्स तक आएगा ये मैसेज देन जो है केमिकल मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये केमिकल क्या होगा, केमिकल मैसेज दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। और आपने देखा कि जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मसल सेल है, फॉर एग्जांपल इफेक्टर ऑर्गन जैसे अगर मसल है, तो इस पॉइंट को कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो केमिकल रिलीज होगा उसका नेम होगा एसिटाइलकोलिन, जैसे आपने पढ़ा था। एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जैसे कमांड या ऑर्डर देता है। अब आपकी थोड़ी फिजिक्स